Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to this series. इसमें हम लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं फॉर ऑल द पेपर्स ऑफ सेमेस्टर थर्ड. आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन थर्ड सेमेस्टर. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से. तो हमारे यूनिट 1 में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच लिंक बनाता है. एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरमीडिएट की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच. ये मेमोरी, सीपीयू, फाइल और डिवाइसेस को मैनेज करता है, मल्टीटास्किंग और रिसोर्स एलोकेशन हैंडल करता है. और भी इसके कई फंक्शंस होते हैं जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट और बाकी सारे. तो ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो सिंपल बैच सिस्टम पे काम करते थे, मतलब बैच सिस्टम्स होते थे ऑपरेटिंग सिस्टम. बाद में मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग जैसे सिस्टम्स आए. आज के ओएस इंटरैक्टिव और रियल टाइम बन चुके हैं और हर ओएस परफॉर्मेंस, स्पीड, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पर इवेल्युएट होता रहता है. तो हमने कई टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े, एक बार उनके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में. तो इस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें जो टास्क होते हैं वो ग्रुप्स में या बैचेस में एग्जीक्यूट किए जाते हैं. यूजर डायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करता है. जॉब्स क्यू में वेट करती हैं. लार्ज रिपीटेटिव टास्क के लिए यूजफुल होता है ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. अब दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास वो है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यहाँ यूज़र डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है. इनपुट और आउटपुट तुरंत मिल जाते हैं. इसका फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है और इसका यूज़ हम गेम्स, वेबसाइट्स और एप्स में करते हैं. अब हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो इसमें क्या होता है कि यूज़र जो होता है वो साइमल्टेनियसली कई यूजर्स, मल्टी यूजर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम को इस ऑपरेटिंग सिस्टम में. और सीपीयू टाइम को छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया जाता है और ये इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं. अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ रिस्पॉन्स एग्जैक्ट टाइम लिमिट के अंदर मिलना चाहिए. डिले इसमें अलाउड बिल्कुल नहीं होता है. इसका यूज़ हम मेडिकल, डिफेंस, रोबोटिक्स, ट्रैफिक कंट्रोल में करते हैं और एक्यूरेसी, स्पीड दोनों ही इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं. फर्दर रियल टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है सॉफ्ट रियल टाइम और दूसरा है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार. तो अगर हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें टाइम कांस्टेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं. इसका यूज़ मेडिकल सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्च, इन सब में किया जाता है. अगर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइमिंग इम्पोर्टेंट नहीं है पर क्रिटिकल है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, यहाँ पे ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है. तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम प्रोटेक्शन का. सिस्टम प्रोटेक्शन क्या होता है, जो प्रोटेक्शन होता है, अगर सिस्टम की प्रोटेक्शन की बात करें तो नाम से क्लियर हो रहा है कि सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे कि प्रोटेक्शन जो होगा वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकेगा, मेमोरीज, फाइल्स और डिवाइसेस को सिक्योर रखेगा, पासवर्ड्स, परमिशंस और एक्सेस कंट्रोल यूज करने होंगे हमें प्रोटेक्शन के लिए. सिस्टम क्रैश और मिसयूज होने से भी बच जाएगा. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सिस्टम कंपोनेंट्स. तो ओएस के कंपोनेंट्स में प्रोसेस, मेमोरी, फाइल और डिवाइस मैनेजमेंट इंक्लूडेड होते हैं. ये सब मिलकर कंप्यूटर रिसोर्स को हैंडल करते हैं. हर कंपोनेंट एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. इनका कोऑर्डिनेशन ही सिस्टम को क्या करता है, स्टेबल बनाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम स्ट्रक्चर. सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. मतलब हर एक लेयर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है. लोअर लेयर जो हार्डवेयर है उसके क्लोज होती है और हायर लेयर जो है वो यूजर लेवल सर्विस प्रोवाइड करती है. तो अब हम लास्ट टॉपिक पे हैं फर्स्ट यूनिट के, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज. तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशन और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है. फाइल और मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस देता है. एरर डिटेक्शन, प्रोटेक्शन हैंडल करता है. उसके बाद अगर हम बात करें इसके सर्विसेज की तो यूज़र को इजी इंटरफेस और एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम आते हैं अपने सेकेंड यूनिट पे, जो कि है कॉन्करेंट प्रोसेस.
अब इसमें एक वर्ड है कॉन्करेंट और एक वर्ड है प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्करेंसी क्या होती है। तो कॉन्करेंसी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं या मल्टीपल थ्रेड्स हैं साइमल्टेनियसली रन होते हैं या एग्जीक्यूट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो एक प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। अगर कोई प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन के अंडर है, यानी वो सीपीयू में अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रोसेस है। या फिर प्रोसेस को हम ये भी बोल सकते हैं एन एक्टिव एंटिटी विद अ प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टेट ट्रांजिशन। अब एक प्रोसेस को अलग अलग स्टेट में ट्रांजिट करना पड़ता है। जैसे कई तरह के स्टेट्स, कई टाइप के स्टेट हो सकते हैं, जैसे कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। तो न्यू में क्या होता है, एक प्रोसेस अभी अभी क्रिएट हुआ होता है। रेडी में वो अब वेटिंग स्टेट में होता है कि अब प्रोसेसर में वो असाइन होगा। रनिंग में क्या होगा कि अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी रन हो रहा है। उसके बाद वेटिंग में अगर कोई आईओ कंप्लीशन है या फिर कोई इस तरह का इवेंट प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, वेटिंग में चला जाएगा या ब्लॉक्ड स्टेट में। उसके बाद वो टर्मिनेटेड हो जाएगा, यानी कि फिनिश्ड हो जाएगा एग्जीक्यूशन उसका। अब जो स्टेट होता है वो सीपीयू और रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांजिशंस को कंट्रोल करता रहता है और ये शेड्यूलिंग का मेन पार्ट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट एक तरह का सिग्नल होता है जो सीपीयू का नॉर्मल फ्लो रोक देता है। डिवाइस या प्रोग्राम इमरजेंसी रिक्वेस्ट देता है सीपीयू को, और सीपीयू पहले इंटरप्ट हैंडल करता है और फिर वापस अपने टास्क पे आ जाता है, और ये रिस्पॉन्स फास्ट कर देता है और मल्टीटास्किंग को भी इनेबल कर देता है इंटरप्ट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? ये हर प्रोसेस का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसमें प्रोसेस आईडी, स्टेट, रजिस्टर्स, मेमोरी, इन सब का इंफॉर्मेशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी की हेल्प से प्रोसेस को ट्रैक करता है और इसके बिना प्रोसेस मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसी की। तो इसमें कंकरेंसी क्या होती है? कंकरेंसी में मल्टीपल टास्क एक साथ चल सकते हैं। सीपीयू उन्हें फास्ट स्विचिंग से मैनेज करता है। सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड होती है ताकि कन्फ्लिक्ट्स ना हो प्रोसेसेस के बीच में। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कंकरेंसी के, जैसे इम्प्रूव कर देता है थ्रूपुट को, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रिस्पॉन्सिवनेस। वहीं चैलेंजेस भी हैं कंकरेंसी के, जैसे रेस कंडीशन, डेडलॉक्स, स्टारवेशन, इनकंसिस्टेंसी। तो अब आते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पे। ये बेसिकली है क्या कि प्रोड्यूसर डेटा को बनाता है और कंज्यूमर उन्हें यूज करता है। दोनों एक शेयर्ड बफर का यूज करते हैं। जैसे एक बफर है, मान लेते हैं एक चीनी की फैक्ट्री है। उस चीनी की फैक्ट्री में प्रोड्यूसर तभी तक प्रोड्यूस कर सकता है चीनी जब तक वो पूरा बफर भर ना जाए। उस फैक्ट्री को बफर एज अ बफर ट्रीट करते हैं। तो पूरा जब तक बफर नहीं भर जाएगा तब तक जो प्रोड्यूसर होगा वो चीनी प्रोड्यूस करता रहेगा, और एक लिमिट होगी जहां उसे रुकना पड़ेगा। वो बफर की लिमिट जब मतलब ओवरफ्लो ना हो जाए बफर, इसीलिए वो फिर स्टॉप कर देगा अपने प्रोडक्शन को। उसके बाद कंज्यूमर उसे यूज करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक कि जो बफर है वो अंडर फ्लो की कंडीशन में ना जाए, यानी मतलब उसमें जो चीनी भरी हुई है वो खत्म ना हो जाए। और जैसे ही वो खत्म होगा, उस चीनी खत्म हो जाएगी उस स्लॉट से, तो क्या होगा, कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा कि फिर से वो प्रोड्यूसर उसे प्रोड्यूस करे तो फिर मैं कंज्यूम करूं उसे। तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन जरूरी होती है बफर अंडरफ्लो और ओवरफ्लो से बचाने के लिए। इसकी ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सेमाफोर्स या म्यूटेक्स के हेल्प से। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन वो पार्ट होता है जहां शेयर्ड डेटा एक्सेस होता है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एंटर कर सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जरूरी होता है। इनकरेक्ट एक्सेस से डेटा करप्ट भी हो सकता है। इस एज अ सॉल्यूशन हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन यानी पैटरसन एल्गोरिदम, बेकरी एल्गोरिदम और हार्डवेयर सॉल्यूशंस यूज करते हैं, या फिर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स भी यूज करते हैं, जैसे म्यूटेक्स, सेमाफोर्स और मॉनिटर्स। तो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड यूनिट पे, जो कि है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट। तो शेड्यूलिंग क्यों जरूरी होती है? जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वो डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट रन होगा। इफिशिएंट शेड्यूलिंग सीपीयू यूजेस को मैक्सिमाइज कर देता है
और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो CPU यूटिलाइजेशन और सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस को बहुत हद तक बढ़ा देता है ये CPU शेड्यूलिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं वो कुछ पॉइंट्स पे जज किए जाते हैं, जैसे CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। अब ये CPU यूटिलाइजेशन होता क्या है? मतलब CPU को ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके उतना बिजी रखना, उसको आइडियली टाइम में ना जाने देना। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट एक यूनिट टाइम में कितनी प्रोसेसेस कंप्लीट हो रही हैं उनका जो सम अप होता है वो होता है थ्रूपुट। टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम का मतलब है सबमिशन से कंप्लीशन के बीच का जो टाइम होता है। अब वेटिंग टाइम क्या होता है? रेडी क्यू में जितना भी समय उस प्रोसेस ने बिताया वो क्या है? उसका वेटिंग टाइम है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिक्वेस्ट सबमिशन जो है वो रिक्वेस्ट की गई और फर्स्ट जो रिस्पॉन्स आया उसी को हम बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम। और जितना कम टाइम लगेगा उतना ही बेटर परफॉर्मेंस होता रहेगा हमारे CPU का, मतलब प्रोसेसेस का। और जो भी एक गुड शेड्यूलर होगा वो फेयरनेस मेंटेन करेगा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा हर एक प्रोसेस को। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स की तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर, 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की, जैसे FCFS, SJF, राउंड रॉबिन। इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, सो डू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले हम FCFS की बात करते हैं। FCFS क्या होता है? मतलब इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात होती है। जैसे जो प्रोसेस पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। सिंपल और इजी एल्गोरिदम होता है और ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का एल्गोरिदम। अब इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि है कॉन्वॉय इफेक्ट, यानी कि शॉर्ट जो प्रोसेस होंगी वो लॉन्ग प्रोसेस के पीछे वेट करती रह जाएंगी। अब इसे ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया SJF, यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्योंकि उस FCFS में क्या होता था कि हमारे जो छोटे छोटे होते थे प्रोसेसेस उन्हें बहुत लंबा वेट करना पड़ता था कॉन्वॉय इफेक्ट की वजह से। तो अब SJF आया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें जो सबसे छोटी प्रोसेस होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है। ओवरऑल वेटिंग टाइम भी कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेसेस को अब ज़्यादा वेट करना पड़ता है। फिर लास्ट में आया राउंड रोबिन। राउंड रोबिन का क्या काम है? ये हर प्रोसेस को इक्वल टाइम स्लाइस देता है। इसका जो नेचर है वो कैसा है या टाइप कह सकते हैं, वो प्रीएम्प्टिव नेचर का है। फेयरनेस मेंटेन होती रहती है राउंड रोबिन में और टाइम क्वांटम सही से चूज करना इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अब हम आते हैं मेजर टॉपिक पे जो कि है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जो तब होती है जब प्रोसेसेस रिसोर्सेज के लिए वेट करते रह जाते हैं, सर्कुलर वेट क्रिएट हो जाता है, रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल होते हैं, सिस्टम फ्रीज जैसा हो जाता है, कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेडलॉक स्टेट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। तो डेडलॉक में 4 कंडीशंस होते हैं: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ये सारे कंडीशन एक साथ ट्रू हो गए अगर तो फिर डेडलॉक हो जाता है, प्रोसेस परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं और रिसोर्स फ्री नहीं होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रिवेंशन। अब डेडलॉक का प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? डेडलॉक कंडीशन को ब्रेक करके प्रिवेंशन किया जा सकता है। सर्कुलर वेट रिमूव करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए। रिसोर्स प्रॉपर ऑर्डर में एलोकेट किए जाते हैं और इससे क्या होगा? सिस्टम सेफ और स्मूथ चलने लगता है। अब हम आते हैं अपने 4th यूनिट पे जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि हम मेमोरी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है हमारे पास वो क्या है? रियल स्टोरेज का। रियल स्टोरेज जो टॉपिक है उसका क्या मतलब है कि रियल जो मेमोरी होती है वो एक्चुअल फिजिकल रैम होती है जिसमें प्रोग्राम्स लोड होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो एक टेक्निक है जहां रैम कम होने पर हार्ड डिस्क का स्पेस टेम्पररी मेमोरी की तरह यूज होता है। इससे लार्ज प्रोग्राम्स भी स्मूथली रन हो पाते हैं। वर्चुअल मेमोरी पेजिंग और सेगमेंटेशन के थ्रू मैनेज होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रेजिडेंट मॉनिटर। रेजिडेंट मॉनिटर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमेशा मेमोरी में लोडेड रहता है और सिस्टम को कंट्रोल करता रहता है। ये यूजर प्रोग्राम्स को लोड करना, एग्जीक्यूट करना और उनके बीच स्विचिंग को हैंडल करता है। इसके थ्रू ही इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन होते हैं, जॉब शेड्यूलिंग और बेसिक सिस्टम सर्विसेज मैनेज की जाती हैं। बेसिकली अगर हम बोलें रेजिडेंट मॉनिटर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वो परमानेंट पार्ट होता है जो
कंप्यूटर की एक्टिविटी को कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करता रहता है। अब अगर हम बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स्ड पार्टीशनिंग की, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मेमोरी को फिक्स साइज में पार्टीशन में डिवाइड कर दिया जाता है। हर पार्टीशन में एक प्रोसेस को रखा जाता है जिससे सीपीयू बिजी रहता है और टाइम वेस्ट नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि बड़ा प्रोसेस छोटी प्रोसेस में नहीं आ सकता, बड़ा जो प्रोसेस होगा वो छोटी पार्टीशनिंग में नहीं आ सकता है, तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी कॉज करता है और पार्टीशनिंग के साइज फिक्स होने से थोड़ी मेमोरी वेस्ट भी हो सकती है। अब दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल पार्टीशनिंग। इस मेथड में मेमोरी का साइज फिक्स नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के साइज के हिसाब से पार्टीशन बनाता है, यानी ब्लॉक्स डिवाइड करता है। हाँ, वेरिएबल पार्टीशनिंग इसका नाम ही है, मतलब वेरिएबल साइज के पार्टीशन बनते हैं। ये मेमोरी वेस्टेज कम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन का इशू कभी कभी हो सकता है। ओवरऑल ये फिक्स्ड पार्टीशनिंग से ज्यादा इफिशिएंट माना जाता है। अब हमारे पास मल्टीपल बेस रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर क्या होता है? बेस रजिस्टर में प्रोसेस का स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। और वहीं मल्टीपल बेस रजिस्टर में क्या होता है? मल्टीपल बेस रजिस्टर टेक्निक में एक प्रोसेस के लिए एक से ज्यादा बेस रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। हर बेस रजिस्टर प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कोड, डेटा स्टैक एंड मेमोरी को मैप करता रहता है। इससे मेमोरी एलोकेशन फ्लेक्सिबल होती है और प्रोसेस की हर सेगमेंट का एड्रेस अलग अलग मैनेज होता है। ये टेक्निक सेगमेंटेशन जैसी फील देती है और मेमोरी सेफ्टी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों इम्प्रूव करती है। अब बात करते हैं पेजिंग की। तो पेजिंग में प्रोसेस को छोटे छोटे इक्वल साइज ब्लॉक में यानी पेजेस में तोड़ दिया जाता है। मेमोरी में भी सेम साइज के फ्रेम्स होते हैं जहाँ पे ये पेजेस जाके फिट हो जाते हैं। इससे मेमोरी वेस्टेज कम होता है और प्रोसेस इफिशिएंटली लोड होते हैं। पेजिंग फ्रेगमेंटेशन को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। तो सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो सेगमेंटेशन में प्रोग्राम को लॉजिकल पार्ट्स जैसे कि कोड, डेटा स्टैक, इन सब में डिवाइड किया जाता है। हर सेगमेंट का साइज अलग होता है जिससे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इजी हो जाता है। सीपीयू सेगमेंट टेबल से सेगमेंट का बेस और लिमिट चेक करता है। ये मेथड प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है क्योंकि लॉजिकल ग्रुपिंग मेंटेन होती रहती है। तो अब बात करते हैं पेज्ड सेगमेंटेशन की। तो इस टेक्निक में सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। पहले प्रोग्राम सेगमेंट्स में डिवाइड होता है और फिर हर सेगमेंट को पेज में कन्वर्ट किया जाता है। इससे सेगमेंटेशन की फ्लेक्सिबिलिटी और पेजिंग की इफिशिएंसी दोनों मिलती है। फ्रेगमेंटेशन और मेमोरी वेस्टेज भी बहुत हद तक काफी बोल सकते हैं कि बहुत हद तक कम हो जाता है इससे। अब अगर हम बात करें वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट की, तो वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम का कुछ पार्ट रैम में और कुछ पार्ट हार्ड डिस्क में होता है। इससे सिस्टम को बड़े प्रोग्राम्स को रन करने की कैपेबिलिटी मिलती है, चाहे रैम कम हो हमारे पास। पेज फॉल्ट्स के थ्रू रिक्वायर्ड पेजेस जिससे रैम में आते हैं, ये सिस्टम को स्मूथ और मल्टीटास्किंग फ्रेंडली बना देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग में पेज तभी रैम में आता है जब प्रोसेस को उसकी जरूरत होती है। ये मेमोरी सेविंग का एक करता है क्योंकि सभी पेजेस एक साथ लोड नहीं होते हैं। अगर रिक्वायर्ड पेज रैम में ना मिले तो वो पेज फॉल्ट हो जाता है। इससे थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन मेमोरी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की। जब रैम फुल हो जाती है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेज रिमूव होगा। पेज फॉल्ट को रिड्यूस करने के लिए भी कह सकते हैं। पॉपुलर एल्गोरिदम में फीफो, LRU, ऑप्टिमल और क्लॉक ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं। इनका गोल होता है कि पेज फॉल्ट को मिनिमाइज करना है। सही एल्गोरिदम सिस्टम के परफॉर्मेंस को काफी इम्प्रूव भी कर देता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम्स फिजिकल मेमोरी के इक्वल साइज ब्लॉक्स होते हैं जहां पेजेस स्टोर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को कुछ फ्रेम्स असाइन करता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। फ्रेम एलोकेशन इक्वल, प्रोपोर्शनल या प्रायोरिटी बेस्ड हो सकता है। सही फ्रेम एलोकेशन पेज फॉल्ट और परफॉर्मेंस दोनों को अफेक्ट करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग तब होता है जब सिस्टम प्रोसेस से ज्यादा टाइम किसमें लगा देता है? पेज स्वैपिंग में लगा देता है। इससे सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है और
सिस्टम एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है। थ्रेसिंग का मेन रीजन कम फ्रेम और ज्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। इससे कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कर देता है। ओके, अब बात करते हैं कैचे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की। कैचे मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच के गैप को कम करती है। ये फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करती है ताकि सीपीयू फास्ट एक्सेस करे। डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग इसके मेन टाइप्स होते हैं। कैचे सही ऑर्गेनाइज हो तो सिस्टम की स्पीड नोटिसेबल तरीके से बढ़ जाती है। अब कैचे मेमोरी के भी कई टाइप्स होते हैं, L1, L2, L3। सबसे छोटा और फास्टेस्ट जो कैचे होता है वो क्या होता है, L1 कैचे। तो अब लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, यानी मेमोरी मैनेजमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है परफॉर्मेंस पे, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे। तो मेमोरी मैनेजमेंट का सीधा इफेक्ट सिस्टम की स्पीड और इफिशियंसी पर होता है। अगर मेमोरी सही एलोकेट हो तो सीपीयू फ्री नहीं बैठा रहेगा और प्रोसेसर स्मूथ चलते रहेंगे, यानी सीपीयू यूटिलाइजेशन होता रहेगा। पुअर अगर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हो, मेमोरी मैनेजमेंट अगर पुअर हो तो क्या होगा, पेज फॉल्ट्स हो सकते हैं, थ्रेशिंग हो सकती है, स्लो रिस्पॉन्स दिखने लगेगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक्स परफॉर्मेंस मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट यूनिट पे, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यूनिक्स एक पावरफुल मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओरिजिनली 1970s में बेल लेबोरेटरी में डेवलप हुआ था बाय केन थॉमसन, डेनिस रिची एंड अदर्स। ये सबसे पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे कि सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ये सिस्टम सिंप्लिसिटी, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए फेमस है। यूनिक्स का डिज़ाइन मॉड्यूलर है जिसमें हर टास्क के लिए छोटे छोटे इफिशिएंट प्रोग्राम्स यूज होते हैं और इन्हें पाइप करके कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली बनाए जा सकते हैं। इसका कमांड लाइन इंटरफेस फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है जिससे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और डेवलपर्स इफिशिएंटली काम करते हैं। यूनिक्स का आर्किटेक्चर कर्नल, सेल, फाइल सिस्टम और यूटिलिटीज पर बेस्ड होता है और इसी यूनिक्स फिलॉसफी को फॉलो करके लिनक्स, मैक ओएस जैसे मॉडर्न सिस्टम डेवलप हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके पहले टॉपिक के बारे में, जो कि है यूनिक्स सिस्टम, कर्नल एंड यूटिलिटीज। यूनिक्स का कर्नल सिस्टम का कोर पार्ट होता है जो सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी एलोकेशन, फाइल हैंडलिंग और डिवाइस कंट्रोल जैसे फंक्शंस को मैनेज करता है। कर्नल हार्डवेयर और यूजर के बीच मीडिएटर की तरह काम करता है। यूनिक्स यूटिलिटीज छोटे छोटे कमांड बेस्ड टूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट, सर्चिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, सिस्टम मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। इन यूटिलिटीज की वजह से यूनिक्स एक पावरफुल और इफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो यूनिक्स में फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के बारे में बात करें अगर, तो यूनिक्स में सब कुछ फाइल के फॉर्म में ट्रीट होता है, इवन डिवाइसेस भी। फाइल सिस्टम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसमें रूट डायरेक्टरी टॉप पर होती है, इसके अंदर सब डायरेक्टरीज और फाइल्स होती हैं जिसे यूजर कमांड से मैनेज करता है। डायरेक्टरीज ऑर्गेनाइज, स्टोर और एक्सेस को इजी बनाती हैं। यूनिक्स में परमिशंस और ओनरशिप के रूल से फाइल को सिक्योर रखा जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। यूनिक्स शेल में सिंगल स्टेटमेंट वो होता है जो एक ही कमांड से एक ही काम परफॉर्म करता है, जैसे कि चेंज डायरेक्टरी के लिए cd, मेक डायरेक्टरी के लिए mkdir और ऐसे ही बहुत सारे कमांड्स। जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है उसमें मल्टीपल कमांड्स कंबाइन किए जाते हैं, जैसे कि पाइपलाइन, कमांड चेंजिंग या ग्रुप कमांड्स। कमांड स्टेटमेंट सिस्टम टास्क को फास्टर और ऑटोमेटेड बना देता है और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को सिंपल कमांड लाइन में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कमांड्स। यूनिक्स में बेसिक कमांड्स फाइल, डायरेक्टरी और सिस्टम ऑपरेशन हैंडल करते हैं, जैसे cd डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, pwd करंट पाथ देखने के लिए, cp फाइल कॉपी करने के लिए, rm फाइल डिलीट करने के लिए यूज होता है। इनपुट आउटपुट के लिए कमांड जैसे cat, more, head, tel यूज होते हैं। इन कमांड्स का सिंटेक्स सिंपल होता है और यूनिक्स का फाउंडेशन होते हैं। अब आते हैं बॉर्न सेल पे। बॉर्न सेल क्या होता है? बॉर्न सेल यूनिक्स का ओल्डेस्ट और वाइडली यूज्ड सेल है। ये कमांड इंटरप्रेटर होता है जो यूजर कमांड्स को रीड करके कर्नल तक फॉरवर्ड करता है। बॉर्न सेल स्क्रिप्टिंग सपोर्ट करता है जिसमें वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशन से टास्क ऑटोमेट किए जा सकते हैं।
ये रिलायबल, फास्ट और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत यूजफुल माना जाता है, स्पेशली सर्वर्स में। अब बात करते हैं कॉर्न सेल के बारे में। कॉर्न सेल बोर्न सेल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कमांड एडिटिंग, जॉब कंट्रोल, फंक्शंस और बेटर स्क्रिप्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये यूनिक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये इंटरैक्टिव और स्क्रिप्टिंग दोनों के लिए पावरफुल होता है। कॉर्न सेल में परफॉर्मेंस फास्ट होती है और यूजर कन्वीनियंस भी ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं सी शेल के बारे में। सी शेल की सिंटेक्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी होती है, इसलिए प्रोग्रामर्स में ये काफी पॉपुलर है। इसमें कमांड हिस्ट्री, जॉब कंट्रोल और स्क्रिप्टिंग फीचर्स बिल्ड इन होते हैं। ये इंटरैक्टिव वर्किंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ऑल्दो बोर्न सेल से स्लो होता है, सी शेल यूजर फ्रेंडली प्रॉम्प्ट और कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं शेल मेटा कैरेक्टर्स की। ये बेसिकली स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे कमांड्स का बिहेवियर चेंज कर देते हैं। जैसे एस्ट्रिक किसी भी पैटर्न के मल्टीपल फाइल्स को मैच कर लेता है। अगर हमें एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड को देना है तो हम पाइपलाइन का यूज करते हैं, और आउटपुट को डायरेक्टली फाइल में सेव करना हो तो रीडायरेक्शन सिंबल का यूज करते हैं। इन मेटा कैरेक्टर्स की वजह से यूनिक्स या लिनक्स कमांड्स सुपर पावरफुल हो जाते हैं और हम कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली कर पाते हैं। अब आते हैं शेल वेरिएबल एंड स्क्रिप्ट पे बात करते हैं। शेल वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे फाइल नेम, पाथ नंबर, टेक्स्ट एक्सेट्रा। स्क्रिप्ट में कमांड को फाइल में लिखकर उन्हें एक प्रोग्राम की तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। शेल स्क्रिप्ट ऑटोमेशन प्रोवाइड करती है, जैसे बैकअप, इंस्टॉलेशन, मॉनिटरिंग टास्क एक्सेट्रा। इनमें लूप्स, कंडीशंस और फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एनवायरनमेंट पे। ये जो टॉपिक है एनवायरनमेंट, यूनिक्स एनवायरनमेंट सिस्टम का वर्किंग सेटअप होता है जिसमें पाथ, यूजर, होम जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं। ये वेरिएबल्स शेल को बताते हैं कि प्रोग्राम कहाँ स्टोर्ड है, यूजर का होम डायरेक्टरी क्या है और डिफॉल्ट सिस्टम बिहेवियर क्या होगा। एनवायरनमेंट कस्टमाइजेशन से यूजर अपने सिस्टम को अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं इंटीजर, अरिथमेटिक और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। शेल स्क्रिप्टिंग में इंटीजर अरिथमेटिक बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करता है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में टेक्स्ट कंपेयर, जॉइन, स्प्लिट करना इंक्लूड होता है। ये स्क्रिप्टिंग टास्क में ऑटोमेशन और डेटा हैंडलिंग को भी इजी बना देता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डिसीजन मेकिंग। शेल स्क्रिप्टिंग में डिसीजन मेकिंग इफ, एल्स, एलिफ, केस जैसे स्टेटमेंट पर बेस्ड होती है। ये स्क्रिप्टिंग को कंडीशन के बेसिस पर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने देता है। फॉर एग्जांपल, फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, यूजर इनपुट क्या है, वैल्यू ग्रेटर है या स्मॉलर। डिसीजन मेकिंग स्क्रिप्टिंग को इंटेलिजेंट और फ्लेक्सिबल बनाती है। Thank you. If you have any doubt, you can ask me in comment section.